हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा दैट इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इन वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ पोर्शंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी होती ही क्या है। तो जब भी अगर आप रेडियो एक्टिविटी एज अ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी डाउट नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिविटी से, उसके बाद हम जाएंगे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या है और ये हमारी कंट्री के लिए या फिर किसी भी कंट्री के लिए हानिकारक, हार्मफुल क्यों है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो व्हाई वाज इट इन न्यूज? It was in news why that recently radioactive pollution in water and the associated health impacts have been reported in many parts of the world and आपको पूरे ग्लोब में ये देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये एक बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक बन जाता है, सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है रादर। उस सीरियस प्रॉब्लम को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी होती ही क्या है। इस चीज को अभी यहां पर समझ लीजिए। आपको आगे के लिए कोई भी अगर आप रेडियो एक्टिविटी को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ये रीड करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हो एटम एज अ स्ट्रक्चर, तो आपको पता होगा कि जो एटम है उसके बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, दैट इज द न्यूक्लियस। और इसके अराउंड कुछ ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करती हैं और उन ऑर्बिट्स में क्या रोटेट कर रहे होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। ऑन दी अदर हैंड न्यूक्लियस में आपको दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। एक होते हैं प्रोटॉन्स और एक होते हैं न्यूट्रॉन्स। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। ऑन दी अदर हैंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं दे हैव नो चार्ज विद देम। सो आपको न्यूक्लियस में जो देखने को मिलेगा दैट विल बी कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ऑन दी होल एटम इज न्यूट्रल। इसका मतलब क्या होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा और ऑन दी होल आपको एटम क्या दिखाई देगा, एज स्टेबल। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एक जनरल स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए आगे की बात। कई बार क्या होता है, जो आपके बड़े एलिमेंट्स हैं, बड़े एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर हायर होता है। अब जिनका एटॉमिक नंबर हायर होता है तो उनका न्यूक्लियस भी बड़ा होता है। अब न्यूक्लियस बड़े होने का मतलब क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे, हाँ कि ना। सो जब कभी भी न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो जो आपका न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल स्टेट में चला जाता है। अनस्टेबल का मतलब क्या है कि वो स्टेबिलिटी शो नहीं कर रहा। अगर वो स्टेबिलिटी शो नहीं करा तो वो क्या करता है, अपने आप को स्प्लिट कर देता है या फिर अपने आप से रेडिएशंस कुछ बाहर निकाल देता है। तो जो रेडिएशंस ये अनस्टेबल न्यूक्लियस निकालता है, उन पर्टिकुलर रेडिएशंस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। आई विल रिपीट द टॉपिक, आप ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी एटम में सबसे सेंट्रल पार्ट क्या होता है, दैट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जब भी न्यूट्रॉन्स की मात्रा बढ़ जाती है, जब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हायर होता है, तो वहां पर आपको जो न्यूक्लियस दिखेगा वो एक अनस्टेबल स्टेट में दिखेगा। तो जब ये अनस्टेबल होता है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो चुका है। तो जब वो अनस्टेबल हो चुका है तो वो क्या कोशिश करेगा कि मेरे पास स्टेबिलिटी दोबारा आ जाए। तो जब अगर उसको स्टेबल होना है तो उसको अपने से कुछ रेडिएशंस बाहर निकालनी पड़ेंगी। उन रेडिएशंस को ही हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस।
और इन पर्टिकुलर एटम्स को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एटम्स और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ये बात समझ आई है। तो यहां पर जो रेडिएशंस निकलती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। आई रब दिस, एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा और एक होती है गामा। सो अल्फा रेज आपने सुना होगा, बीटा रेज एंड गामा रेज, ये रेडिएशंस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकालते हैं। अल्फा रेज जो होते हैं दे आर पॉजिटिव इन नेचर। अगर ये एक शीट ऑफ पेपर, अगर आप इन रेज से शीट ऑफ पेपर से डिफेंड करना चाहेंगे तो ये डिफेंड हो जाएंगे, मतलब ये शीट ऑफ पेपर को पास नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड बीटा रेज, जो बीटा रेज होती हैं ये ज्यादा पावरफुल हैं, ये एक शीट ऑफ पेपर से नहीं रुकेंगी, यहां पर आपको कोई ना कोई मेटल ब्लॉक लेके आना पड़ेगा। लेकिन यहां पर ये मेटल शीट भी हो, ब्लॉक ना भी हो, अगर एक मेटल शीट भी है तो भी ये उसको पार नहीं कर पाएंगे। अब जो गामा रेज हैं ये सबसे ज्यादा डेंजरस हैं। ये क्या करेंगी, ये कंक्रीट, अगर बहुत बड़ी वॉल होगी कंक्रीट की तभी ये रुकेंगी, नहीं तो ये वहां पर भी नहीं रुकेंगी। तो जो आपने देखा, जो भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो कुछ रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं। अगर ये रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं दैट मींस इट कैन बी हार्मफुल, है ना। तो यहां पर हम वही पढ़ रहे हैं, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इन वाटर। दैट मींस वाटर में आपके क्या प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अगर वहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं दैट मींस वो कोई ना कोई रेडिएशंस एमिट कर रहे होंगे, चाहे अल्फा, चाहे बीटा, चाहे गामा। तो जो भी आपकी एक्वाटिक लाइफ है, चाहे फिर वो फ्लोरा हो चाहे फिर वो फौना हो, तो वहां पर आपको हेल्थ हैजर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। सो यहां पर ये रेडिएशंस को क्या कहा जाता है, दैट इज रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। सो यहां पर अगेन प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है, दैट इज दी गामा रेज। जो गामा रेज हैं वो ही हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। ठीक है जी। सो अल्फा, बीटा, गामा, ये बात समझ आ गई। तो रेडियो एक्टिविटी एज अ कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि रेडियो एक्टिविटी कुछ ही एलिमेंट्स शो करते हैं, और वो क्यों शो करते हैं, क्योंकि जो उनका न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल स्टेट में है, और जब उसको अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में जाना है तो वो कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं, और उन रेडिएशंस को हमने नाम दे दिया है, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। राइट। सो यहां पर आपको अल्फा रेज दी वीकेस्ट है इन कंपैरिजन टू दीज, एंड गामा रेज इज दी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट डेंजरस रेज। सो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि अगर हमारे धरती पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो वहां आपको जान का खतरा, हेल्थ हैजर्ड्स हो सकते हैं। आगे चलते हैं, की पॉइंट्स क्या हैं यहां पर। पहला पॉइंट देखते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर नेचुरली फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट। आप देखेंगे जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो हमारे अर्थ के क्रस्ट पे नेचुरली मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम, थोरियम एंड एक्टिनियम आर 3 नॉर्म। नॉर्म का मतलब होता है नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव मटेरियल्स। सो यहां पर अर्थ क्रस्ट में आपको नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलेंगे। कौन कौन से हैं, दैट इज यूरेनियम, थोरियम एंड एक्टिनियम। आपको याद करने पड़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि रेडॉन बताइए कि ये जो रेडॉन है क्या ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो नेचुरली मिलता है, नहीं। ठीक है, जो नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो आपके 3 ही हैं। कौन कौन से, यूरेनियम, थोरियम एंड एक्टिनियम। ठीक है जी। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहां से आप रीड कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड इन बेकरल। ये इसकी एसआई यूनिट है। देखिए आपसे पीसीएस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है, दैट इज बेकरल, और इन क्यूरी।
या फिर बेकरेल है या फिर क्यूरी। क्यूरी तो आपको पता होगा जिसने रेडियो एक्टिविटी को पहले इजाद किया था, इट वाज मैरी क्यूरी, और मैरी क्यूरी के नाम पे ही एसआई यूनिट इसका बना हुआ है। नेक्स्ट आता है द यूनिट ऑफ सीवर्ट measures the quantity of radiation absorbed by human body। जो ह्यूमन बॉडी में टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उन्होंने कितना रेडियो एक्टिव मटीरियल अब्सॉर्ब कर लिया है, उसके एसआई यूनिट्स क्या हैं, दैट इज सीवर्ट। दिस इज व्हाट यू रिमेंबर। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का फ्रेम हो सकता है कि आप ऐसा यूनिट बताइए जिससे हम मेजर करते हैं कि ह्यूमन टिश्यूज ने जो आपकी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं उनको कितना अब्सॉर्ब कर लिया है, कितनी क्वांटिटी उसकी अब्सॉर्ब कर ली। ठीक है जी, सो दीज वर द की पॉइंट्स। आगे देखते हैं अब इनके सोर्सेज क्या हैं। देखिए सोर्सेज हमने पहला तो पढ़ लिया, नेचुरली मिलते हैं आपको। जो भी आपके रेडियो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम में देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बोला कि जो रेडियम है वो एक नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, बट ये रेडियम बनता कैसे है? ये रेडियम बनता है यूरेनियम और थोरियम के ब्रेकडाउन से। जब ये ब्रेकडाउन हो जाते हैं, मतलब जब इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है तो वो अनस्टेबल होता है और कुछ रेडिएशंस को ये एमिट कर देता है, तो ये न्यूक्लियस क्या हो जाता है, कुछ छोटा हो जाता है, मतलब इसका मास नंबर कम हो गया। जब इनका मास नंबर कम हो गया तो ये यूरेनियम किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, दैट इज रेडियम में। तो ये जरूर आप याद रखिए, जो आपके नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो 3 ही हैं। ऑन दी अदर हैंड जो रेडियम है वो एक्चुअली में क्या होता है, जब इनकी ब्रेकडाउन हो जाता है, जब ये टूट जाते हैं तो आपको रेडियम देखने को मिलता है। ठीक है जी, सो एक्वाटिक लाइफ में आपको एक्वाटिक वाटर्स में ये देखने को मिलेगा, नेचुरली अकरिंग है, नोबडी कैन डू एनीथिंग। ठीक है, सो यहां पर आप प्रोटेक्शन नहीं लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि नेचुरली अकरिंग है, क्योंकि जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो कहां पर प्रेजेंट है, क्रस्ट में प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको एक्वाटिक लाइफ में देखने को मिलेगा। नंबर 2 क्या है, दैट इज मैग्मा। जब भी मैग्मा क्या है, जब मोल्टन मटेरियल जो आपके अर्थ में प्रेजेंट है उसको मैग्मा बोलते हैं, और जैसे ही वो आउटसाइड आना शुरू हो जाता है तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं, दैट इज लावा। तो मैग्मा में भी ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। नंबर 3 आता है सॉइल सेडिमेंट्स। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर ये क्रस्ट में प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे, एक्वाटिक सिस्टम में एंटर कर जाएंगे, और जब ये एक्वाटिक सिस्टम सॉइल इसको अब्सॉर्ब कर लेगी, इस पानी को अब्सॉर्ब कर लेगी, तो आपके सॉइल सेडिमेंट्स में भी ये देखने को मिलेगा। सो यहां पर ये नेचुरल इसके सोर्सेज हैं। ऐसे ही एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज देखते हैं। सबसे पहले तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो वो वेस्ट वाटर निकालते हैं, तो वहां पर भी आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। नंबर 2 है वॉरहेड्स। वॉरहेड्स का मतलब होता है जब भी कोई मिसाइल टेस्ट किया आपने जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन करके आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी है, तो वहां पर भी आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, वॉरहेड्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है डंपिंग ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। अगर किसी भी डिवाइस में, चाहे वो कंप्यूटर्स हो या फिर मोबाइल फोन्स हो, अगर आपके वहां पर प्रेजेंट हैं आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो वो क्या होंगे, जब आप डंप करेंगे तो वो क्या करेंगे, परकोलेट कर जाएंगे इन दी सॉइल sediments. So again it will get into the ground water, क्योंकि परकोलेट होके कहां जाएंगे, ग्राउंड वाटर में पहुंच जाएंगे, तो जो आपका ग्राउंड वाटर है वो भी पल्यूट हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट सोर्सेज क्या है, माइनिंग। माइनिंग में भी आपको ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे। ठीक है। 4th आता है न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। देखिए आपने देखा होगा हिरोशिमा एंड नागासाकी, है ना, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट की वजह से वहां की जो फुल जनरेशन है वो ही हार्म हो चुकी है। ठीक है, सो वहां पर भी आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रेजेंस दिखेगी। तो सोर्सेस को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 भागों में, एक हो जाएंगे नेचुरल सोर्सेस और एक हो जाएंगे एंथ्रोपोजेनिक
सोर्सेस। ठीक है जी, सो दीज आर दी सोर्सेस। नेक्स्ट चलते हैं, हेल्थ इंपैक्ट्स क्या होंगे। पहला देखते हैं, पहला दैट इज रेडिएशन सिंड्रोम। रेडिएशन सिंड्रोम आप देखेंगे जब हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बॉम्ब्स फेंके गए थे तो वहां की जो आगे की जनरेशन है वहां पर हेल्थ हैजर्ड्स बहुत ज्यादा थे, तो जो नए बच्चे पैदा भी हो रहे थे वो भी डिसेबल्ड थे। तो इसका मतलब क्या है, वहां पर रेडिएशन सिंड्रोम हो चुका है, उनकी मेंटल एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी जो है वो हार्म्ड है या फिर वो डिसेबल पैदा हो रहे हैं। सो यहां से आपको देखने को मिलता है कि वहां पर एक रेडिएशन सिंड्रोम है। ऐसे ही डिसऑर्डर्स इन दी ह्यूमन फिजियोलॉजी, वही मैं बता रही हूं कि यहां पर डिसेबल लोग पैदा हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल और मोस्ट हार्मफुल हेल्थ इंपैक्ट ऑफ द रेडिएशंस। थर्ड पॉइंट आता है दैट इज म्यूटेशन एंड स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन। इसका मतलब क्या है कि वहां की जो पॉपुलेशन है उसमें डीएनए में चेंजेस हो चुके हैं। अगर डीएनए में चेंजेस हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं ये कितना हार्मफुल है। अगर डीएनए में चेंजेस हो गए मतलब फ्यूचर जनरेशन जो भी आएगी वो भी इस डीएनए को इनहेरिट करेगी। दैट मींस जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी हेल्थ इफेक्ट्स के साथ पैदा होगी। ठीक है, सो ये सारे इसके क्या हैं, हेल्थ इंपैक्ट्स हैं जिससे आपको बच के रहना चाहिए। ठीक है जी, सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इन वाटर। अब देखिए, अगर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इन वाटर है दैट मींस अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो रेडिएशन है वो कहां जाएगी, एक्वाटिक एनिमल्स में जाएगी, हाँ कि ना। अब अगर आपने वो एक्वाटिक एनिमल्स खा लिए, जैसे फॉर एग्जांपल फिश में चला गया, ठीक है, बहुत से लोग फिश खाते हैं, वो फिश अगर आपने खा ली मतलब वो कहां पहुंच चुकी है, ह्यूमंस में पहुंच चुकी है, मतलब यहां तक पहुंच चुकी है। सो इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम बोलते हैं दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, जो भी आपके केमिकल्स हैं जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में वो जाते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है उस फिनोमिना को कहा जाता है दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। इसको हम डिटेल में वन कॉन्सेप्ट डे की सीरीज जब हम करेंगे तो हम वहां पर पढ़ेंगे कि बायोमैग्निफिकेशन क्या है और बायो कंसंट्रेशन क्या है, बायो अक्यूमुलेशन क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस क्या है, ये हम इसको रीड करेंगे डिटेल में। लेकिन आपको यहां पर अगर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की बात करते हैं, अगर वो एक्वाटिक लाइफ में दिख रहे हैं मतलब वो इनडायरेक्टली कहां पर पहुंचेंगे, दैट इज ह्यूमंस तक, मतलब टर्शरी कंज्यूमर्स तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो जब भी टर्शरी कंज्यूमर्स तक पहुंच गए मतलब पूरा का पूरा ट्रॉफिक लेवल क्या हो चुका है, हार्म हो चुका है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इतने ज्यादा हार्मफुल हैं, इनके हेल्थ इंपैक्ट्स पढ़ लिए हमने, इससे होगा क्या वो हमने रीड कर लिया। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इन वाटर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।